Hello everyone, welcome back to my channel Nation Passion. First of all, I'm really sorry that I've been really very inactive since long. So today I'm going to restart it, and today my topic is a very generalized one that I'm going to discuss about 10 points which provide a guidance for beginners in UPSC or state PSC preparation. So all the aspirants, it's very important for you. So let's begin. My first point here would be that don't overstress yourself. सबसे पहले मैं ये जो भी मैंने लिखा है ना वो पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करूंगी. Okay, so first, don't overstress yourself. There's a lot to read, but you need to understand that you can't learn it all at once. There's a process to it. So just go with the flow and trust the process. What I mean here is कि आप बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल्स और आपके फ्रेंड्स से मिलोगे और कुछ बुक स्टोर्स पे जाओगे तो आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लग सकता है. आपको लग सकता है कि हाँ ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये सब कुछ कर लेता हूँ, पर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली. एंड जो इम्पोर्टेंट है वो कैसे समझेंगे हम, जब हमारा सिलेबस हमारे सामने होगा. योर सिलेबस इज योर ब्लूप्रिंट. यू हैव टू क्रॉस चेक with your syllabus and what you're reading. Fine. So it is very important to know what is right to do and what is need to be left. Fine. And don't overstress yourself means कि आप एक साथ ही सब कुछ नहीं आ सकते हो. आप देखोगे कि कोचिंग में बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा आती होगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस ऑल्सो कि आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है. फाइन. तो आप एकदम से सब कुछ नहीं सीख सकते हो. देयर इज अ प्रोसेस कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस टाइम तक, उस स्टेज तक पहुंचोगे कि आपको चीज़ें आने लगेंगी. जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीज़ें के रिटन आंसर्स आप आंसर्स लिखोगे, तो there's a process and you need to have patience because this exams requires patience. Fine. So my second point would be find your reason. I think that this is one of the most important point which need to be stressed upon. So see, it is a long journey. Don't just do it because someone else is saying you to do so. You devote so much time to this exam which can't allow to escape from it for long. If you are ambitious enough to pursue this, you are at the right place. What I mean here is कि जब आप प्रिपरेशन में घुस जाते हो, आप बहुत सारा पढ़ते हो, यू सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर दिस एग्जाम. आप बहुत सारी पार्टीज, गेट टुगेदर्स, बहुत कुछ खाने की चीज़ें, या आपको जो आप चीज़ एंजॉय करते हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी से बातें करना, यू ऑल सेक्रीफाइस इट फॉर दिस एग्जाम. और ऑब्वियसली दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी. फाइन. तो आप इतना सेक्रीफाइस खुद से करने के लिए अगर रेडी हो ना, तो ही इस एग्जाम में जंप करने का मतलब है. क्योंकि यू नेवर नो कि ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो जाएगा, बिकॉज द सक्सेस रेट is only 0.01%. So which actually means that 99.99% actually पास नहीं कर पाते एग्जाम को. इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड रियल. सो जस्ट डोंट डू इट क्योंकि आपको कोई और बोल रहा है कि आप ये कर लो. डू इट अगर आप खुद से इतना एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक फील करते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ, मैं ये कर सकता हूँ, then you're at the very right place. Fine, let's jump to the third point. Start with basics. First, syllabus, then NCERTs, and finally reference books. तो ये सीरीज होना चाहिए कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, फर्स्ट सिलेबस पढ़ोगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे और फिर फाइनली रेफरेंस बुक को पढ़ोगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर फैक्चुअल टेक अवेज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि फैक्ट तो साथ साथ में बढ़ते ही जाएंगे और याद होते जाएंगे. When you get comfortable with the basics, references are your best friend. फाइन. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि मान लो आपने पॉलिटी आपको पढ़ना है, तो आप थोड़ा एनसीईआरटीज पढ़ लिया, आपने बेसिक बेसिक पढ़ लिया, आप 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद उसको सिलेबस से क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ मेरे लिए जो मैंने पढ़ा है वो क्या सही पढ़ा है. आपने एक दो रीडिंग उसके लिए, देन यू आर जंपिंग टूवर्ड्स लक्ष्मीकांत, और फिर आप क्रॉस चेक करते हो कि हाँ जो मैंने
एनसीईआरटी में पढ़ा था मैं उससे कितना कोरिलेट कर पा रहा हूँ, एंड देन यूल पिक अप क्वेश्चंस और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रेफरेंस बुक को कैसे पढ़ाई करी जानी चाहिए उनके साथ और आगे कैसे आपको प्रोसीड करना है. Now start reading newspaper. This can't be stressed enough by any topper or any aspirant that you can never replace newspaper reading with any of the mobile news application claiming it to cover whole paper. In double inverted commas, I am saying it again loud that don't rely on any newspaper application कि द हिंदू की न्यूज एप्लीकेशन है उससे हमने पढ़ लिया, वो कुछ नहीं होता है. द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कैन बी फॉलोड डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. आप किसी भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को आप घर पे पेपर लगवाओ, पेन से गाड़ गाड़ के उसके एडिटोरियल पढ़ो. इफ यू नीड इट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सो, क्योंकि ऐप में बहुत कम इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में आपको बताई जाएगी, बट यू नीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग टू दी कॉन्सेप्ट. सो एज एन एस्पिरेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको मेंस के आंसर लिखना है, राइट? तो यू नीड टू हैव दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विथ यू. Now, fifth point is coaching or no coaching. It is completely a personal choice. If you need a sort of guidance and direction, coachings can be helpful. But if you are able to get it from a senior, friend, relative, or online nowadays, it is not that much needed. You need to be disciplined and honest to yourself in both ways. Okay, so it is एक्चुअली वेरी पर्सनल चॉइस कि अगर आपके पास कोई है जो आपको राइट वे में गाइड कर सकता है, क्योंकि यार गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में. अगर आप सही गाइडेंस में हो तो आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. पर अगर इफ़ यू फीलिंग कि आपको एक गाइडेंस चाहिए और आपके परिवार में या आपके सर्कल में कोई ऐसा है नहीं जिसने इस चीज़ की प्रिपरेशन करी है, एंड यू नीड टू डेवलप अ बेस फॉर योर सेल्फ, you can take coaching because it is important then. बट इन बोथ वेज आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. कोचिंग में भी एक बैच में 700 लोग जाते हैं, पर सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि उसमें से एक का भी होता हो, राइट? तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन. कोई भी कोचिंग लगवा लो, पढ़ना खुद से ही है. एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना दिखा रहे हो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Sixth point is be patient. Be patient. Be patient. UPSC itself a 2-year exam, 1 year of preparation, and another year for attempt till selection. There will be many instances when you will feel like giving up. But see, this is the beauty of this exam. You will get back better and start again. This is what UPSC is trying to teach us. So UPSC is a long journey, एंड एक साल आप तैयारी करते हो और दूसरे साल आपकी पूरी एग्जाम चलती है टिल सिलेक्शन. तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, या दूसरे सब कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में. आप सोशल मीडिया पे किसी को देखोगे, कोई घूमने जा रहा है, किसी की जॉब लग गई है, कुछ अच्छे खासे लमसम पैकेज लग गए हैं. तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट. एंड यू नो, जब आप पढ़ रहे होते हो और आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते और आप आपके साथ वालों को देखते हो कि उन लोगों को सब मिल रहा है जल्दी जल्दी, सो माइंड इट कि जो बड़ी चीज़ें होती है उनमें छोटी 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 हिडन चीज़ें बहुत सारी छुपी होती है. सो यू आर बिल्डिंग you're building a empire. You're going to be an emperor. So it takes time and patience. So you will get back better. और आप कर लोगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम और पेशेंस सब आपको डिमांड करती है, चेक करती है, एंड यू विल डू इट. नाउ सेल्फ स्टडी. The role of self study is very important and must. Whether you do coaching or any mentorship program or not, self study is on the top of all. As I've stressed earlier also, you need to give yourself at least 6 hours for understanding what you have read in class. Fine, it is the self learning which makes you different from the rest. Okay, तो आप ज़रूरी नहीं है कि घंटे लगा के पढ़ाई करो, राइट? कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 16 घंटे पढ़ रहा हूँ. कोई 4 घंटे में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है और कोई 12 घंटे में भी बहुत टाइम पास कर सकता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितना टाइम दे रहे हो ना, उतना अच्छे से डिवोट करके ऑनेस्टली पढ़ाई करो.
कोचिंग के अलावा, और ऐसे नहीं करना है कि 6 घंटे करना है तो 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को भी मिला लिए उस 6 घंटे में। न्यूज़पेपर तो यार आपकी डेली नोटबुक की तरह है, वो आपको डेली नोट्स है, वो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा आप मिनिमम 6 घंटे आप दो। और कैसे डिवाइड कर सकते हो, एक एक 1.5 1.5 घंटे, 2 2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो। अभी आंसर राइटिंग करने में डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ भी करो सेल्फ स्टडी, क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। कोचिंग वाला जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो वन वे आ रहा है आपकी तरफ, वैसे ही हजारों बच्चों में वैसे ही जा रहा है। तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, कि आप उस तरह उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करते हो, उसको कैसे इनकलकेट करके अपनी वैल्यूज में कैसे आप उसको स्प्रेड कर सकते हो अपने नॉलेज को। सो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज मेकिंग यू डिफरेंट देन द रेस्ट। Eighth point is limit your sources. And as a beginner, we tend to follow each and everyone's strategy or book list, but try to make your own book list and stick with it. It's more important to revise the same again and again than reading from different sources every time. So you need to understand कि बहुत सारे strategies, बहुत सारी book list और बहुत सारे courses available हैं। आपको सब follow करने चलोगे तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए 10 अटेम्प्ट भी बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप एक गाइडलाइन बना लो खुद के लिए, कैसे कि 10 12 आप सिलेक्ट कर लो चीज़ें, टॉपर चैनल्स और वो सब, और उस हिसाब से बैठकर 1 2 दिन लगाओ और प्रॉपर बनाओ कि हाँ, पॉलिटी के लिए मैं ये पढ़ने वाली हूँ, ये पढ़ने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये करने वाली हूँ। और फिर उससे स्टिक हो जाओ, क्योंकि आपने 8 10 सोर्सेज देख लिए, फाइनली आपने उन सब 8 10 सोर्सेज का निचोड़ निकाल के अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली, ठोस स्ट्रैटेजी, और वही आपकी बुक लिस्ट है। अब यू हैव टू स्टिक टू इट। अब आपको कोई और कुछ भी बोले, आप इससे ही पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे। जितनी बार रिवाइज करोगे ना, वो ज़्यादा बेटर है कि 10 बार कुछ नया उठाओ। फाइन। सो एज ऑल द टॉपर्स सजेस्ट दिस कि limit your sources and revise more and more times. Now, ninth point is selecting your optional. Don't rush in selecting this. आई नीड टू स्ट्रेस दिस, क्योंकि एकदम से ही जब प्रिपरेशन में आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ, जीएस भी कर लूँ, ऑप्शनल भी कर लूँ। यार, जब ऑप्शनल के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे कर लोगे? अगर आप एकदम घुसे ही हो प्रिपरेशन में और फिर आप सोच रहे हो कि अभी के अभी ऑप्शनल ले लेता हूँ, 22 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल में, अब मैं इसमें से एक शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो थोड़ा वेट लो और इसके लिए थोड़ा सोचो और फिर सिलेक्ट करो, क्योंकि यही है जो आपको 500 मार्क्स दिलवाएगा। So just don't rush in selecting this. Once you start reading GS subjects, you will be able to distinguish subjects based on your comfortability. You will be able to find your niche here. Also, if you're thinking to opt subject in which you have completed undergraduate or postgraduate course, this is also a good choice. तो अगर आपने आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और उसको आप चाहते हो कि अपना ऑप्शनल बनाना है, तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। अदरवाइज आप जब अपने जीएस सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कौन से सब्जेक्ट में मेरी कमांड है, कौन से सब्जेक्ट में मेरी कमांड नहीं है, या किस में मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऑल्सो जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा हो। और साथ ही साथ एक चीज ये भी देख सकते हैं कि हाँ, उसमें मार्क्स भी अभी अच्छे आ रहे हैं। ये 2 3 चीजें होती है जिनको आप थोड़ा टाइम लेके सोचो, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करो और फिर अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट नोट मेकिंग। स्टार्ट मेकिंग नोट्स आफ्टर थर्ड रीडिंग। तो otherwise you will end up writing everything and it will be of no use. To be honest, try to write in short forms, or you can make mind maps and flowcharts for better recollection. Okay, so first reading, just read it without pressurizing yourself. बस पढ़ लो, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, बस एक बार रीड करो, कोशिश करो कि हाँ, मुझे समझ में आए, जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो मुझे थोड़ा क्लियर होते जाए। सेकेंड रीडिंग के पहले, यानी फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग के बीच में, गो थ्रू द सिलेबस एंड सम क्वेश्चन पेपर्स एज वेल एज कुछ मॉक टेस्ट, कि मैंने जो पढ़ा था उससे ये कुछ रिलेट हो रहा है क्या। देन सेकेंड रीडिंग, जब सेकेंड रीडिंग करोगे तो आप उसको ज़्यादा कलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने देखे हैं कुछ क्वेश्चन सेकेंड रीडिंग के पहले कि
अब जो आप पढ़ोगे ना, आप उस नज़रिए से पढ़ोगे कि हाँ इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आया था, तो आप उसको अटेंटिवली पढ़ोगे। एंड देन जब सेकेंड रीडिंग हो जाती है, उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे कि मैं 2 बार इस चीज़ को पढ़ चुकी हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ। जब सॉल्व होने लग जाएंगे, फिर करो थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी आ जाती है, और फिर खुद के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार कर दो, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिफोर प्रीलिम्स और मेंस, इवन इंटरव्यू। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा थर्ड रीडिंग के बाद बनाना, क्योंकि अगर पहले 2 रीडिंग में बना लिए, जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप सब कुछ लिख दोगे, एक नई लक्ष्मीकांत तैयार कर दोगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, and thank you very much. If you're new to this channel, so please subscribe, and also follow me on Instagram, Passion for Nation. So I'll try to continue this series, and I hope you guys like it. Thank you very much.